दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। ETFs के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, अपनी चर्चा को जारी रखते हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ETF को आप कैसे यूज कर सकते हो अपनी इन्वेस्टिंग में, अपनी ट्रेडिंग में। तो 3 मेथड्स मैं आपको दिखाऊंगा जो कि आप ETFs के जरिए आप जो है मार्केट में निवेश कर सकते हो। तो वो मेथड जो है, नंबर 1 एक पैसिव इन्वेस्टर के लिए है। जो इन्वेस्टर हर महीने थोड़ा थोड़ा सिप करना चाहता है, थोड़ा थोड़ा सेट असाइड करना चाहता है, उसके लिए। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि क्यों वो ETF का मेथड जो है किसी भी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड से बेटर है उस ETF में इन्वेस्ट करना। दूसरा तरीका जो मैं आपको दिखाऊंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप थोड़े से एक्टिव हो तो सेक्टर रोटेशन को यूज करके, सेक्टर को यूज करके, सेक्टर ETF में इन्वेस्ट करके, सेक्टर में मोमेंटम पहचान के किस तरह से मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके की भी बात करेंगे। यहाँ पर थोड़े से चार्ट्स और थोड़े से टेक्निकल्स की जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी इस मेथड में। और तीसरा जो है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग में आप किस तरह से ETFs का इस्तेमाल कर सकते हो। अगेन ये थोड़ा सा टेक्निकल बेस पे आ जाते हैं, लेकिन लॉन्ग एंड शॉर्ट मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरह से आप जो है ETFs का इस्तेमाल कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ETFs ही क्यों। हम लगातार जो है ETFs की बात कर रहे हैं, ETFs ही क्यों। क्या ETFs में हम जैसे और आप जैसे छोटे इन्वेस्टर ही ट्रेड कर रहे हैं या छोटे इन्वेस्टर ही निवेश कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। ETF में इस कंट्री का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है वो भी निवेश कर रहा है। और सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन कौन है? गवर्नमेंट। जी हाँ, गवर्नमेंट जो है, जो आपके रिटायरमेंट का जो कॉर्पस होता है, जो आप EPFO या PPF जो आपका कटता है, वो EPFO जो इंस्टीट्यूशन है वो लगातार ETFs में इन्वेस्ट कर रहा है। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये EPFO ही बता रहा है। ये मैं आपको इनके वेबसाइट पे ले जाके दिखाता हूं और इनकी वेबसाइट पे ये मेंशन्ड है कि इन्होंने, आप देख सकते हो कि इनका जो यहाँ पर ETF जो इन्वेस्टमेंट है, इनके टोटल कॉर्पस का करीबन 8.70% है। और आप देख सकते हो कि 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22 और लगातार इनका जो EPF का इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। ज्यादातर ये सेंसेक्स के ETF में, निफ्टी के ETF में और CPSE के ETFs में इन्वेस्ट करते हैं। और आप देख सकते हो कि 22-23 में इन्होंने करीबन 53 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था ETF में। तो अगर इतनी बड़ी संस्था, अगर इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन अगर ETF में इन्वेस्ट कर रहा है कन्विक्शन के साथ, तो ऑफ कोर्स इसमें कुछ दम तो है, राइट। आप इसको और गहराई से अगर हम देखना चाहे तो यहाँ पर आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हो कि किस तरह से लगातार 2018 से लेकर 2023-24 तक जो ETF की इन्वेस्टमेंट है, EPFO की, वो बढ़ती जा रही है। और अभी भी जो है ऑफ कोर्स इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो ETFs में बढ़ा है। तो ऑफ कोर्स अगर इनका कन्विक्शन है तो कोई ना कोई बात जरूर है ETFs में जो शायद हम मिस कर जा रहे हैं या हम ETFs का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसीलिए आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको कहा कि 3 मोड या 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा जहां पर आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ETF में या ट्रेड कर सकते हैं एक्टिवली ETF में। तो ETF क्या है, इसके एक्सपेंस रेशियो क्या है, इसका ड्रैग क्या है, ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने हमारे ETF सीरीज के वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जरूर से देख ले उन वीडियोस को, तो आपको आगे जो है वो बेटर क्लैरिटी आएगी। और आगे बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने प्लान कर रखे हैं ETFs के ऊपर ही, स्पेसिफिकली ETFs के ऊपर ही, जहां पर हम ये कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि किस तरह से आप ETFs का फायदा उठा सकते हो एंड हाउ इट इज मोर बेनिफिशियल। आपका रिस्क जो है वो किस तरह से मिटिगेट हो सकता है ETFs के यूसेज से। तो सबसे पहला मेथड जो है वो है पैसिव इन्वेस्टिंग। अब पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप हर महीने जो है थोड़ा 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 अपने पैसे को ETF में डाल रहे हो, जैसे आप म्यूचुअल फंड में डालते थे। अब आप पूछोगे कि सर म्यूचुअल फंड में क्यों ना डाले, ETF में क्यों डाले? अब मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल प्रूफ के साथ कि ETF किसी भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड से बेटर हो सकता है। देखिए निप्पन 20, ये निप्पन निफ्टी 20 है जो निफ्टी का ETF है, जो निफ्टी को फॉलो करता है। ये 2001 में सबसे पहला ETF जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। उस समय इसकी NAV थी 10 रुपए और आज 2026 चल रहा है और करीबन 25-26 साल के बाद इसका जो NAV है वो 280 हो गया है। तो आप देख सकते हो कि कितनी स्पीड में ये, कितना आप देख सकते हो कि इसमें एप्रिसिएशन आया और कितनी स्पीड में इसमें जो है रिटर्न्स आपके जनरेट हुए हैं 25 साल के अंदर। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सेफ, जिसे मैं बोलता हूं ना, जिसमें रिस्क बहुत कम है, इस इंस्ट्रूमेंट में कम रिस्क के साथ इस तरह की इन्वेस्टमेंट, इस तरह की रिटर्न जो है वो ओनली प्रॉपर ETF से ही पॉसिबल है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहला जो मोड है वो है पैसिव इन्वेस्टमेंट का, जहां पर आप जो है सिर्फ 5,000 रुपए लेकर पैसिवली इन्वेस्ट कर देते हो। हर महीने आप 5,000 के निफ्टी 20 ले रहे हो नॉर्मल। तो यहां पर देखिए 5,000 का निफ्टी 20 आप हर महीने ले रहे हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% मैं ले रहा हूं, कंजर्वेटिव है
एक्चुअल में ये रिटर्न 13% से ऊपर का जनरेट हुआ है। इन्वेस्टमेंट पीरियड 20 साल का और एनुअल स्टेप अप ये आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, 10% का। तो यहां पर देखिए टोटल अमाउंट आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 12 लाख रुपए होगी, राइट। और आपका एस्टिमेटेड जो कॉर्पस है आपके रिटर्न पीरियड खत्म होने के बाद, यानी कि 20 साल खत्म होने के बाद आपको रिटर्न जो मिलेंगे वो 49,95,740 का मिलेगा। मतलब आपने कुल 37 से 38 लाख रुपए वेल्थ क्रिएट किए होंगे। 4.2x के मल्टीपल में आपका वेल्थ जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रेशियो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है ETF का बहुत बहुत कम होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो जो था वो 0.04% है निफ्टी 20 में, या SBI के अगर निफ्टी 50 ETF को लेते हो तो एक्सपेंस रेशियो 0.04%, बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है। आप कोई भी डायरेक्ट इंडेक्स फंड में करते हो, अब आपने बोला ना कि सर इंडेक्स फंड में मैं क्यों ना करूं, मैं ETF में क्यों करूं, म्यूचुअल फंड में क्यों ना करूं, तो देखिए म्यूचुअल फंड में यहाँ पर दिक्कत यह आ जाती है कि इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.2% का है। और एक्टिव लार्ज कैप फंड, अगर आप किसी एक्टिव फंड में करते हो जो लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करता है, उसका एक्सपेंस रेशियो 0.8% होता है। और एक्टिव लार्ज कैप रेगुलर फंड में अगर आप करते हो तो इसका एक्सपेंस रेशियो करीबन 1.5% का होता है। तो यहां पर देखिए आपका जो एक्सपेक्टेड नेट रिटर्न है एक्सपेंस रेशियो को माइनस करने के बाद आप देख सकते हो कि किस तरह से ETF में, निफ्टी ETF में 11.96% होता है, डायरेक्ट इंडेक्स फंड में 11.8 होता है, एक्टिव लार्ज कैप में 11.2 होता है और लार्ज कैप रेगुलर में ये 10.50 का हो सकता है। तो एक्सपेंस रेशियो देखिए कितना बड़ा डैमेज या कितना बड़ा होल क्रिएट करता है आपके रिटर्न्स में। और इसके वजह से देखिए आपको कितने रुपए का नुकसान हो रहा है। यहां पर देखिए 20 साल के बाद अभी एक्सपेंस रेशियो यहां पर आप देखोगे ना तो बहुत छोटा लगता है देखने में। आप बोलोगे 0.2% है सर, 0.8% है, 1% है, 1.5% है, लेकिन 20 साल के बाद ये एक्सपेंस रेशियो क्या डैमेज कर रहा है आपके रिटर्न्स को। देखिए 20 साल के बाद इंडेक्स फंड, डायरेक्ट इंडेक्स फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.20 है, 20 साल के बाद आपको 2,70,000 रुपए का रिटर्न कम दे रहा है इन कंपैरिजन टू ETF। अगर हम एक्टिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो 12 लाख रुपए का रिटर्न आपको कम दे रहा है, और एक्टिव लार्ज कैप रेगुलर फंड्स की बात करें तो वो 22 लाख का रिटर्न आपको कम दे रहा है। तो देखिए ये छोटा सा एक्सपेंस रेशियो कितना बड़ा इफेक्ट कर रहा है आपके पोर्टफोलियो में अल्टीमेटली 20 साल के बाद। तो अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो ये ETFs में शिफ्ट करना, अगर आप इंडेक्स फंड में शिफ्ट कर रहे हो, अगर आप निफ्टी के इंडेक्स फंड में शिफ्ट कर रहे हो तो निफ्टी के इंडेक्स फंड से बेटर है आप निफ्टी के ETF में शिफ्ट करो, क्योंकि यहां पर एक्सपेंस रेशियो की वजह से 20 साल के बाद आपके रिटर्न्स में बहुत बड़ा फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इस पैसिव इन्वेस्टमेंट का जो मेथड हम लोगों ने बताया, इसमें आप क्या करोगे ना, आप बड़े से बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी बीट कर दोगे रिटर्न्स में। तो अब देखो ना कोई मैनेजर का झमेला, ना कोई म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का झमेला, आप अपने खुद के मैनेजर हो और आप खुद अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और आप रिटर्न्स भी वो मैनेजर से ज्यादा जनरेट कर रहे हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपके हाथ में जब कंट्रोल होता है तो जनरली हम उसमें क्या है ना कि खुराफाती दिखाना शुरू कर देते हैं। तो आप ETF की जो अपनी वैल्यू है, अपनी ETF का जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें डिसिप्लिन रहिएगा। ऐसा ना हो कि जब बेयर मार्केट आए तो आप बंद कर दो या उसको निकालना शुरू कर दो, ऐसा मत करना। जो डिसिप्लिन आप अपने सिप पे रखते हो वही डिसिप्लिन अपने इस निफ्टी के ETF में भी रखना। नेक्स्ट जो कि तरीका है, मोड है आपको ETF ट्रेड करने का या ETF में इन्वेस्ट करने का, वो है टैक्टिकल सेक्टर रोटेशन। अब ये टैक्टिकल सेक्टर रोटेशन क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, आप जब स्टॉक मार्केट को रीड करोगे या जब आप स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हो तो स्टॉक मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। बैंकिंग सेक्टर होता है, IT सेक्टर होता है, आप देखोगे PSU सेक्टर होता है, डिफेंस के सेक्टर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर होते हैं, ऑटो के सेक्टर होते हैं। तो जब भी कोई मार्केट जब एडवांस करता है तो बुल मार्केट में वो एक सेक्टर रोटेशन करता है। तो आप देखोगे कभी 3-4 महीने के लिए बैंकिंग सेक्टर अच्छा चल रहा है, फिर 3-4 महीने के लिए IT सेक्टर अच्छा चलता है, फिर कुछ दिनों के लिए मैन्युफैक्चरिंग चलता है, फिर कुछ दिनों के लिए आप देखोगे ऑटो चलता है। तो इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में जो है ना वो मोमेंटम आपको देखने को मिलती है। जैसे कि अभी हाल ही में अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालो तो IT सेक्टर में बहुत जबरदस्त मंदी आई हुई है। IT सेक्टर बहुत स्ट्रांगली गिर रहा है। वहीं पर इफ यू कंपेयर इट विद द PSU इंडेक्स, तो आप देखोगे PSU बैंक्स का इंडेक्स जो है वो बहुत स्ट्रांगली जो है बढ़ रहा है, बहुत स्ट्रांगली उसमें तेजी देखने को मिली है। तो इस समय अगर आप थोड़े से चार्ट रीडिंग स्किल आपको आते हैं तो आप उस सेक्टर के चार्ट को देखकर
वो PSU20 जो होती हैं या उससे रिलेटेड जो ETFs होती हैं वो आप ले सकते हो। आइए मैं आपको इसको दिखाता हूं किस तरह से आप ये चार्ट्स पर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हो, मैं यहां पर PSU बैंक्स का जो इंडेक्स है वो यहां पर लगाता हूं। देखिए ये PSU बैंक्स का इंडेक्स है और आप देख सकते हो कि ये जो PSU बैंक्स का इंडेक्स है बहुत स्ट्रांगली ये मूव हो रहा है। 2025 में इसने बॉटम बनाया था, उसके बाद अभी तक लगातार देखिए बहुत स्ट्रांग इसने रैली दी है और आप देख सकते हो कि करीबन ये पिछले एक साल के अंदर इसने 50% से ज्यादा मूव दिया है। अब आप अगर टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत अगर आप समझते हो या थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन अगर आप समझते हो तो ब्रेकआउट पे इसको ट्रेड ले सकते हो या इसके बॉटमिंग पे ट्रेड ले सकते हो। अब इसको कैसे टाइम कर सकते हैं? अब आप बोलोगे मैं इंडेक्स तो नहीं खरीद सकता। देखिए ना आपको डेरिवेटिव्स खरीदनी है। अब PSU बैंक इंडेक्स में ना बहुत सारे जो है वो PSU बैंक्स जो है वो लिस्टेड हैं, जैसे कि SBI है, इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो आपको अलग अलग बैंक जाकर नहीं खरीदना है, आप सिर्फ इसका जो है ETF खरीद लो। ETF इसका है PSU20। तो अगर आप जाकर अपने ब्रोकर के अकाउंट में जाकर टाइप करोगे तो आपको PSU20 का यहाँ पर देखिए आपको PSU20 का मिल जाएगा नैव, और आप इसको एंटर करते ही देखिए ये जो है इसका नैव करीबन आप देख सकते हो कि बॉटम जब हुआ था मार्च में तो इसका नैव 62 था और PSU बैंक्स में रैली आई, PSU बैंक्स के सेक्टर में रैली आई, अब बढ़ के इसका नैव जो है वो 93 हो गया है। तो आप देख सकते हो कि करीबन कितने दिन में, अगर आप यहां से कैलकुलेट करो, मैं डेज को कैलकुलेट करूं तो आप देख सकते हो करीबन 35 बार यानी कि 35 हफ्तों में इसका जो मूवमेंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको देखने को मिला। करीबन आप देख सकते हो कि इसमें ऑलमोस्ट 40 से 50% की रैली जो है वो आप कैप्चर कर पाते थे। अगर आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस आता है, थोड़ा बहुत आप मार्केट टाइमिंग कर सकते हो, तो इस तरह के मोमेंटम मूव्स जो हैं वो आप कैप्चर कर सकते हो, राइट। आपको अलग अलग जाके PSU बैंक्स को नहीं खरीदना है, सिर्फ आप इस ETF को खरीदोगे तो आप इस ETF से भी इस पूरे मूव को आप जो है कैप्चर कर सकते हो। तो इसके लिए थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, थोड़ा सा प्राइस एक्शन सीख लो और फिर आप जो है एक्टिव हो जाओ। और इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को अगर एक्टिव मैनेजमेंट करोगे तो मैं आपको इस बात की पक्की गारंटी देता हूं कि आप कोई भी स्ट्रीट पे किसी भी मैनेजर को, पोर्टफोलियो मैनेजर को या किसी भी म्यूचुअल फंड मैनेजर को बीट कर सकते हो जस्ट बाय फॉलोइंग सिंपल ETF इन्वेस्टमेंट और ये जैसे सेक्टर रोटेशन का स्ट्रैटेजी, जस्ट बाय फॉलोइंग इट। सिंपल, कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डालना है। अगर आपको लगे कि बस अब यहां पर ऑटोज चलने लग गए हैं या आपको लगे कि अब ऑटोज में मोमेंटम आने वाला है तो आपको सिर्फ जाके ऑटोज का ETF देख लेना है। अब देखिए ये जो है ये निफ्टी इंडिया का ऑटो 20 है, ऑटो का ETF है और आप देख सकते हो कि अप्रैल 2025 में ये बॉटम कर रहा था और उसके बाद देखिए कितनी स्ट्रांगली यहां पर मूवमेंट किया। जब इसने बॉटम किया यहां पर तो इसका NAV करीबन 200 था और यहां पर देखिए ये कम से कम 286, कितना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हम लोगों को यहां पर इस ऑटो के बीच में मिला या ऑटो के ETF में मिला। हम लोगों को जाके अलग अलग ऑटो की कंपनी नहीं खरीदनी है, मुझे महिंद्रा नहीं खरीदना है, मुझे हीरो मोटर नहीं खरीदना है, मुझे जाके टाटा मोटर नहीं खरीदना है। अब आप देखोगे कि कई स्टॉक जैसे कि महिंद्रा तो बहुत अच्छा चल गया, टाटा मोटर जो है वो गिर गया। अब आप अगर उस कंफ्यूजन में रह जाओगे कि अगर आपने समझ लो आपने टाटा मोटर खरीद लिया होगा या आपने हीरो मोटर खरीद लिया होगा तो वो तो गिर गए और उस समय आप देख रहे हो महिंद्रा चल रहा है या दूसरे स्टॉक चल रहे हैं, तो वो रिस्क आपने पूरी तरह से मिटिगेट कर दिया। उसे सिस्टमैटिक रिस्क बोला जाता है, उसको आपने पूरी तरह से मिटिगेट कर दिया और अब आप जो है एक प्रॉपर ब्रॉडर व्यू आप इंडेक्स को प्ले कर रहे हैं। अभी हाल ही में अगर आपने देखा होगा कि गोल्ड में जिस तरह की तेजी आई, सिल्वर में जिस तरह की तेजी आई, आपको अगर गोल्ड सिल्वर लेना होता तो आपको जाके फिजिकल मार्केट से खरीदना पड़ता, या आपको MCX में अगर आप ट्रेड करते तो MCX में आपको भारी मार्जिन देने पड़ते और उसमें जो डेरिवेटिव का रिस्क रहता है वो हमेशा आपके सर पे तलवार की तरह लटकती रहती, आपकी नींदें हराम हो जाती, राइट, उसके रोज के मार्जिन को अप एंड डाउन देखकर। तो इसका एक सिंपल तरीका था गोल्ड बीज। देखिए निपन का ही गोल्ड बीज है और आप देख सकते हो कि किस तरह से ये पूरे गोल्ड के मूवमेंट को ना ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रैक किया। देखिए यहां पर हम बोल सकते हैं कि ब्रेकआउट हुआ जब इसका NAV करीबन 54 था और अब ये देखिए टॉप जो है करीबन 107 पे। तो आपको समझ में आ रहा है या आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से थोड़ा सा एक्टिव होकर, थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस जानकर आप ETFs में सिर्फ ट्रेड कर अच्छा पैसा बना सकते हो। फ्रेंड्स ये तो इंडिया में ETFs इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन हम बाहर के मार्केट्स की बात करें, खासकर US मार्केट्स की बात करें
तो वहां पर ETF इज वन ऑफ द मेजर ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट। लोग जो है डेरिवेटिव से ज्यादा ETF में ट्रेड करते हैं, क्योंकि वहां पर इनवर्स ETFs भी होते हैं, यानी कि अगर मार्केट गिर रहा हो तो आप वो इनवर्स ETFs ले सकते हैं, आपके इनवर्स ETFs के वैल्यू जो है वो बढ़ जाएंगे। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आगे जब हम इस सीरीज को बढ़ाएंगे तो हम सब उन चीजों के बारे में भी बात करेंगे। तो आपको यहाँ पर मोटा मोटा मेरा बताने का जो पर्पस था वो ये था कि आप थोड़ा सा अगर एक्टिव हो तो आप इस तरह से सेक्टर रोटेशन को भी टाइम कर सकते हो ETF में। अब तीसरा जो तरीका होता है वो एक्टिव ट्रेडिंग का होता है। लाइक अभी आप एक ट्रेडर हो, आप एक्टिवली ट्रेड करना चाहते हो और आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड नहीं करना चाहते हो और आपको शॉर्ट साइड में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि आप निफ्टी के मूवमेंट को कैप्चर करो, आप चाहते हो कि आप बैंक निफ्टी के मूवमेंट को पकड़ो। तो इसके लिए भी ये जो लिक्विड ETFs होते हैं, बैंक निफ्टी का ETF लिक्विड है, निफ्टी का ETF लिक्विड है, आप इनमें भी एक्टिवली ट्रेड कर सकते हो डेली चार्ट्स को यूज करके। अगेन वापस यहां पर चार्ट्स का काम आएगा, तो आप देखिए यहां पर हमने निफ्टी 20 का चार्ट खोला और आप यहां पर निफ्टी 20 ले लेते हो। नाउ अगर आप इसको डेली ट्रेड करना चाहो, अब हम इसको डेली चार्ट पे आ जाते हैं। नाउ आप देखो इसको डेली ट्रेड करना चाहो, अगर आप यहां पर ब्रेकआउट पे ट्रेड करना चाहो इसको, कि ये जो प्राइस है यहां से ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हुई, मैं अभी इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं कि अगर आपकी इच्छा थी कि यहां पर आप निफ्टी खरीद लेते, राइट, तो आपको निफ्टी खरीदने के लिए या तो आपको फ्यूचर्स लेने पड़ते या आपको ऑप्शन लेने पड़ते, लेकिन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, और मेरे ख्याल से अगर हम छोटे ट्रेडर हैं ना फ्रेंड्स, हमें उस दरिया में जाना ही नहीं चाहिए। वो ऑप्शन और फ्यूचर वाला जो काम है अपने लिए नहीं है। आप अगर छोटे ट्रेडर हो, आपकी लिमिटेड कैपिटल है, तो आप वहां पर जाके अपने पैसों को पूरा फूंक दोगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि फ्यूचर ऑप्शंस उनके लिए ही फिजिबल हैं जो कि नंबर 1 इस पूरे फ्यूचर ऑप्शंस को अच्छी तरह से समझते हैं, इसके पूरे डायनामिक्स को समझते हैं, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत सॉलिड है, उनकी चार्ट रीडिंग अंडरस्टैंडिंग बहुत सॉलिड है, और कम से कम उनको ना 10 से 12 साल का मार्केट में एक्सपीरियंस है। तो वही लोग जो है फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेड करें। ऑप्शन तो और भी सबसे खतरनाक, सबसे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है, और प्लस अभी जिस हिसाब से वो एसटीटी का थप्पड़ लगा है डेरिवेटिव्स पे, डेरिवेटिव्स आर गेटिंग लेस अट्रैक्टिव। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि बिना मतलब वो सब चोचले और झमेले में मत जाइए, जो अपने बस का काम है वही करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इफ यू वांटेड टू ट्रेड यहाँ पर निफ्टी, तो आप निफ्टी के 20 को ट्रेड कर सकते थे। वैसे ही अगर आप देखोगे कि बैंक 20 भी होती है, तो अगर आपको जैसे कि अगर आप बोलोगे कि नहीं बैंक 20 मुझे ट्रेड करने थे या बैंक निफ्टी के मूवमेंट को ट्रेड करना था, तो देखिए जैसे अगर आपको बैंक निफ्टी के मूवमेंट को ट्रेड करना था तो ये बैंक 20 जो है उस मूवमेंट को ट्रेड करने के लिए काम आते हैं। देखिए जब पीछे जब बहुत स्ट्रॉन्ग रैली मिली थी बैंकिंग सेक्टर में, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक पे और फिर ये डब्ल्यू पैटर्न पे आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते थे। अलग अलग बैंकिंग स्टॉक्स लेना नहीं पड़ता आपको, ICICI बैंक, HDFC बैंक, आपको SBI, अलग अलग ना लेकर आप अगर सिर्फ बैंक 20 लेते तो बैंक 20 में भी आप जो है वो ट्रेड कर सकते थे, ट्रेड कर सकते। तो अगर आप एक्टिव ट्रेडर हो और आप इंडेक्स को ट्रेड करना चाहते हो तो इस तरह से आप जो है इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो। और इसके अलावा फ्रेंड्स और भी बहुत सारे ऐसे ETFs हैं जो कि लिक्विड है, जिसको आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जो EPFO है वो CPSE ETF में भी इन्वेस्ट करता है। तो देखिए ये CPSE ETF का चार्ट है और आप देख सकते हो कि जैसे कि अगर आप चाहते तो ये CPSE के ETFs में भी आप जो है ट्रेड कर सकते हो। अगर आप CPSE के सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स को नहीं लेना चाहते हो तो ये CPSE का ETF जो है आप ट्रेड कर सकते थे। तो फ्रेंड्स ये 3 मोड थे जहां पर आप ETFs को ट्रेड कर सकते हो, ETFs का फायदा उठा सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्या, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बंद हो जाए? नहीं, देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और ETF ये इन्वेस्टमेंट जो होती है दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं, अपने अपने डिसएडवांटेज हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, जैसे कि आपको निफ्टी में इन्वेस्ट करना है, बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करना है, तो आप जो है वो ETFs का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, ट्रैकिंग एरर जो है वो लो है, वॉल्यूम्स अच्छी है और एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। तो इसमें टोटल ड्रैग जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड। लेकिन अगर आप बोलोगे कि सर मुझे स्मॉल कैप जो कंपनीज हैं उसमें मुझे एक्सपोजर चाहिए, मुझे लार्ज कैप कंपनीज में एक्सपोजर चाहिए, मुझे इंडिविजुअल सेक्टर जैसे कि आप बोलोगे डिफेंस सेक्टर में एक्सपोजर चाहिए, स्मॉल कैप में एक्सपोजर चाहिए, मिड कैप्स में एक्सपोजर चाहिए, तो उस समय आपको है ना म्यूचुअल फंड्स जो है वो ज्यादा बेटर एक्सपोजर दे सकते हैं। अभी इंडिया का ETF मार्केट जो है इतना डेवलप नहीं हुआ है, धीरे धीरे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और मैं इस चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं कि आने वाले कुछ साल में इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो ETFs के ऊपर बहुत ज्यादा जो है काम करेगा और ETFs बहुत स्ट्रांगली डेवलप होके एक बहुत स्ट्रांग इंस्ट्रूमेंट की तरह उभर के आएंगे। जैसे कि US मार्केट्स में अभी मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं
वो ETFs में ही ट्रेड करते हैं अपने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। लॉन्ग साइड, शॉर्ट साइड, दोनों साइड वो एक्सपोजर ले सकते हैं। बस ETF ट्रेड करते समय ये 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, लो लिक्विडिटी ETFs मत खरीदिएगा, क्योंकि उसमें NAV और प्राइस, जो मार्केट प्राइस होता है, उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है और उसके कारण आप इलिक्विड ETFs में अगर फंस जाओगे तो आप उसे महंगा खरीदोगे और सस्ता बेचोगे। तो लो लिक्विडिटी ETF से दूर रहिए। दूसरा, ट्रैकिंग एरर। अब ये ट्रैकिंग एरर क्या है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। ट्रैकिंग एरर जनरली जो ETF का AUM होता है, उनके जो मैनेजर्स होते हैं, उनके एक्सपर्टीज के वजह से होता है। तो जिस ETF में ट्रैकिंग एरर बहुत ज्यादा है, उन ETFs को इग्नोर करिए। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपको एक लिस्ट दी थी जहां पर हम लोगों ने जितने भी ETFs हैं उनके सारे ट्रैकिंग एरर को कंपेयर करके उनको रैंक किया था। तो आप प्रीवियस वीडियो में जरूर जाइए, वेबसाइट पे जाइए, आपको वो लिस्ट वहां से मिल जाएंगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है आपको कि सारे ETFs जो है वो सेम नहीं होते। निफ्टी ने आपको अच्छा रिटर्न दिया है ओवर द इयर्स, क्योंकि निफ्टी जो है खुद एक मैनेज्ड इंडेक्स है। उसमें जो वीक कंपनीज हैं उनको निकाल दिए जाते हैं, स्ट्रॉन्ग कंपनीज को उसमें डाल दिया जाता है, तो रेगुलर बेसिस पे रिशफल होता है। लेकिन अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप ETFs वगैरह लेते हो तो वहां पर ये थोड़ा सा इनहेरेंट रिस्क होता है ये रीशफलिंग को लेकर। तो प्लीज सारे ETFs को एक जैसा मत समझो। आप ETFs के जो इंडेक्स है उनके बेसिस पे ETF को ट्रैक करो और ETFs को ट्रेड करने की कोशिश करो। न्यूज के बेसिस पे ETFs को ट्रेड मत करो। चार्ट्स के रीडिंग स्किल्स को डेवलप करो, तो आप जो सेक्टर रोटेशन है उसको बेटर ट्रेड कर पाओगे, बेटर टाइम कर पाओगे और बेटर रिटर्न जो है वो जनरेट कर पाओगे ETFs के द्वारा। तो ये आज का एपिसोड है, हम यहाँ पर खत्म करते हैं। मैं ये आशा करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा। नेक्स्ट वीक वापस मिलेंगे और हम नेक्स्ट लेवल पे ETFs को डिस्कस करेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए ये वीडियो जो ETFs के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। मैं भरत झुनझुनवाला आपसे इजाजत चाहता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।